आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर तनकीद। बोले, लोगों ने इन्हें वोट देकर हुकूमत दी, लेकिन अब इनसे कोई उम्मीद रखना बेकार है। अगर रोक नहीं सकते तो बता दे कि ये सब किसके इशारों पर हो रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और पीडीपी सरबराह पर तनकीदी निशाना। ताहम जम्मू में कब्जों और डेमोलिशन ड्राइव पर दिया बड़ा बयान। गोरखपुर की सड़कों पर मजबूरी की नींद। एलपीजी सिलेंडर के इंतजार में लोग रात भर फुटपाथ पर सोने पर मजबूर। स्टेटहुड की कमी पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का सख्त बयान। बोले, स्टेटहुड होती तो एक भी घर ना गिरता। ताहम घरों को गिराने की मुहिम पर सवाल करते हुए ब्यूरोक्रेट्स के इख्तियारात पर की तनकीद। गुजरात के अहमदाबाद में हिरासती मौत पर तनाज़ा। गाय ज़बा के शक में गिरफ्तार ज़हीरुद्दीन शेख की मौत। खानदान का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम और लाश न लेने से इनकार। और कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट इंडिया में बंद। नए हैंडल कॉकरोच इज बैक से सामने आते ही सोशल मीडिया पर फिर मचा हंगामा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की जानिब से जुमारात के रोज ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जम्मू इलाके में चल रही आउटरीच विजिट पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत मुख्तलिफ तरीकों से अवामी मुखालफत को दबा रही है और लोगों के अहम मसाइल पर कोई जवाब नहीं दे रही। हंदवारा में मीडिया से बातचीत करते हुए, जहां वो इंजीनियर रशीद के घर उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए गए थे, मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत लोगों को लगातार मायूस कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजाना कोई ना कोई ऐसा फैसला या अमल होता है जो कि अवाम को नाराज करता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस पर कोई वाज़े बयान नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत उनकी बात नहीं रोक सकती तो कम से कम ये बता दे कि आखिर इसके पीछे कौन है और किसके आसरात या ताकतें ये काम कर रही हैं। उनका ये कहना है कि जो हुकूमत अवाम के वोट से बनी है, उनसे अब उम्मीद रखना बेकार होता जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला ने इंजीनियर रशीद की रिहाई का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जमानत एक आम कानून है, लेकिन एक रकुन पार्लियामेंट होने के बावजूद उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिला, जो कि अफसोसनाक बात है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कॉकरोच की तहरीक से मुतल्लिक अकाउंट की बंदिश का भी जिक्र किया और इल्जाम लगाया है कि इजहारी राय की आजादी को रोका जा रहा है। उनका यह कहना है कि इस तरह के अमल से जमहूरी निजाम कमजोर होता है और लोगों की आवाज दबाई जा रही है। आगा रहुल्ला की जानिब से नौजवान नस्ल से अपील की गई है कि वो अपनी बात पुरअमन और जमहूरी तरीके से उठाएं। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने एक मीडिया गुफ्तगू के दौरान ही कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा महबूबा मुफ्ती पर सख्त तनकीद की है। उनकी जानिब से कहा गया कि राहुल गांधी के सियासी रिकॉर्ड को देखते हुए उनसे किसी भी मस्बत चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनका यह कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है, उसकी सिविल सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। सुनील शर्मा ने कहा है कि मुल्क के रहनुमा के लिए इस तरह की ज़बान पूरे मुल्क की तौहीन के बराबर है। महबूबा मुफ्ती पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि महबूबा मुफ्ती की सियासत हमेशा सड़कों पर नारेबाजी और सख्त अल्फाज तक महदूद रही है। उनका यह भी कहना है कि उनकी सियासी पहचान भी इसी तर्ज सियासत की वजह से बनी है। जम्मू में हाल ही में हुई डेमोलिशन ड्राइव पर बातचीत करते हुए सुनील शर्मा ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इंतजामिया से कोई ताल्लुक नहीं और इसलिए बीजेपी पर इल्जाम लगाना गलत है। उनका यह कहना है कि फॉरेस्ट लैंड और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कब्जा करने वाले का कोई मजहब या कम्युनिटी नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने जबरदस्ती सरकारी या फॉरेस्ट जमीन पर कब्जा किया तो सिर्फ डेमोलिशन नहीं बल्कि उन पर फौजदारी मुकदमे भी दर्ज होने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुराने और असली मकामी लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग जबरदस्ती टेंट और स्ट्रक्चर लगाकर कब्जा करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है। सुनील शर्मा ने दावा किया कि जम्मू में डेमोग्राफिक तब्दीली लाने की साजिश के तहत भी कई कब्जे हुए हैं। उन्होंने असेंबली में उठाए गए कब्जों का जिक्र करते हुए कहा कि तवीर रिवर बेड और फॉरेस्ट लैंड पर कई असर रसूख वाले अफराद और सियासतदानों ने कब्जे कर रखे हैं। उनका यह कहना है कि असेंबली में जो जवाब दिया गया उसमें कई बड़े नाम छुपाए गए। दावा किया गया कि कुछ भी वजीर
और सियासी रहनुमा भी फॉरेस्ट लैंड पर बनी इमारतों में रह रहे हैं और अगर सबूत सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, चाहे वो कितने ही बड़े लोग क्यों ना हो। उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि वज़ीर आला अपनी पार्टी के अंदर बढ़ती बगावत और नाराजगी की वजह से परेशान है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एमएलएज को मनाने के लिए डिनर मीटिंग तक की गई थी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के अंदर इख्तिलाफात खत्म नहीं हुए। यह भी कहा गया कि उमर अब्दुल्ला लंदन गए हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में लोग बिजली और पानी की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। करप्शन और ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी सुनील शर्मा की जानिब से हुकूमत को निशाना बनाया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ट्रांसफर इंडस्ट्री के जरिए करप्शन चल रही है और ये बात पहले भी कई मर्तबा उठाई जा चुकी है। व्हाइट कार्ड टेरर केस और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम और ऑनलाइन रेडिकल कंटेंट पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा है और जो भी कहा कि जो लोग पाकिस्तान के झंडे या रेडिकल कंटेंट को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी एक्शन होना चाहिए। जो भी लोग यहाँ इस देश का खाते पीते हैं, पाकिस्तानी फ्लैग लगा के अपनी वो डीपी बनाते हैं, मुझे लगता है कि पुलिस को बहुत सख्ती से निपटना चाहिए और हमें उम्मीद है पुलिस करेगी। कोई पाकिस्तानी फ्लैग का यूज़ कर रहा है, कोई रेडिकल बातें कर रहा है, तो हमारा जो ये साइबर क्राइम है ये ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं न कहीं इस पे तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरे देश में नकेल कसी है और जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा साइबर क्राइम पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई है। लेकिन जो ये नया मॉड्यूल आया है एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को रेडिकलाइज करना, और कल जो एक न्यूज़ पोर्टल से बात बाहर आई है, पता नहीं अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की नहीं की और सख्ती से करनी चाहिए। और महबूबा जी को कौन सा आप थोड़ा अलग समझते हैं? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महबूबा जी का भी आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो ये डेमोलिशन हुआ है ये फॉरेस्ट लैंड को वैकेट करने के लिए हुआ है। कहीं न कहीं इसमें देखा जाए तो सरकार की रजामंदी ज़रूर होगी, लेकिन मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा। एनक्रोचर जो भी हो, जहाँ भी हो, उसका कोई धर्म नहीं, उसको किसी समुदाय से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, वो किसी भी धर्म से हो। अगर उसने राज्य की, प्रदेश की या देश की ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़पा है, मैं तो कहता हूँ सिर्फ डेमोलिशन नहीं, इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। गोरखपुर में इस वक्त गैस सिलेंडर की लाइन में खड़े लोगों की थकन चेहरों पर साफ नजर आ रही है। सुबह 3 बजे से लोग खाली सिलेंडर लेकर एलपीजी एजेंसी के बाहर खड़े हो जाते हैं और दोपहर तक भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। कई इलाकों में लोग सड़कों के किनारे ही सोने पर मजबूर हैं और अपने साथ मच्छरदानी तक लेकर आ गए हैं। कुछ लोग पिछले 3 से 5 दिन से लगातार इसी लाइन में रखे हैं क्योंकि उनके घर का सिलेंडर खत्म हो गया है और खाना पकाना मुश्किल हो गया है। घर तक डिलीवरी का इंतजार इतना लंबा हो गया कि एजेंसी पर खुद जाकर खड़े होना ही उनके लिए आखिरी रास्ता बन गया। हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और सप्लाई नॉर्मल चल रही है। ऑफिशियल बयान में यह भी कहा गया है कि लोगों को भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन बुकिंग के जरिए सिलेंडर घर तक पहुंच जाता है। लेकिन ग्राउंड पर हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। गोरखपुर के एक शख्स की जानिब से बताया गया कि वो लगातार 10 दिन से एजेंसी का चक्कर लगा रहा है। उनका यह कहना है कि जब वो सुबह पहुंचते हैं तो उनसे पहले 400 से 500 लोग लाइन में होते हैं। अंधेरे में ही लाइन लग जाती है क्योंकि जो देर से आया वो खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो जाता है। यह भी बताया गया है कि सिलेंडर की कीमत भी बढ़कर तकरीबन 915 रुपए से लेकर 975 रुपए हो गई है, जो कि आम घर के लिए एक बड़ा बोझ है। इस मसले पर सियासी रहनुमा विश्वविजय सिंह ने इल्जाम लगाया है कि डोमेस्टिक सिलेंडर की सप्लाई में घोटाला हो रहा है और कुछ सिलेंडर को ब्लैक मार्केटिंग के जरिए ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। उन्होंने इस पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार उत्तर प्रदेश हुकूमत की निगरानी में कमी को करार दिया। हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के बाद एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। दूसरी तरफ से भारत गैस डिस्ट्रीब्यूशन के नुमाइंदे धनंजय राय की जानिब से कहा गया कि सप्लाई पूरी तरह ठीक चल रही है और सिलेंडर बुकिंग के मुताबिक दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बयान के बावजूद शहर के कई इलाकों में लोग सड़कों पर रात गुजार रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी की जानिब से जुमारात के रोज कहा गया कि अगर जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली होती तो एक भी घर नहीं तोड़ा जाता। उन्होंने ये बात हंदवारा के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही, जहां वो इंजीनियर रशीद और शेख खुर्शीद से उनके वालिद के इंतकाल पर ताजियत करने पहुंचे थे। उनका यह कहना है कि इस वक्त जो की हुकूमत है उनके पास मुकम्मल इख्तियारात नहीं है और बड़े फैसले ब्यूरोक्रेसी ले रही है।
सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि जम्मू में हाल ही में चलाई गई गिराव मुहिम पर सवाल उठाते हुए कि जो इमारतें गिराई गई हैं वो एक दिन या अचानक नहीं बनी, बल्कि ये कई सालों से वहां मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जब ये सब बन रहा था तो इदारे कहां थे और इस अमल को अफसोसनाक करार दिया। नायब वज़ीर आला ने स्टेटहुड की बहाली का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि मरकज ने इंतखाब के बाद ही स्टेटहुड वापस लेने का दावा किया था, लेकिन इसे पूरा किए जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि अगर स्टेटहुड और खसूसी दर्जा बहाल हो जाए तो अवाम के हकूक महफूज होंगे और ऐसे गिराव मुहिम से भी बचाया जा सकता है। जो सिदड़ा में हुआ इसको जितना भी कंडेम्ड किया जाए, कि जितना भी इसके लिए इसके खिलाफ बोला जाए वो कम है। उमर अब्दुल्ला सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमें लोगों ने जिता के भेजा है, लोगों ने वोट डाल के भेजा है। चाहे वो बेशक सरकार आज नेशन कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अलग अलग पार्टियों के जो एमएलए जीत के आए वो डेमोक्रेसी के तहत जीत के आए हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आइन के तहत जीत के आए हैं। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार आज सब एमएलए को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए जब ये मकान गिराएंगे हम एक सवाल जरूर खड़ा करना चाहेंगे कि बताएं कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये मकान गिराए तो क्या ये मकान रातों रात बने, क्या एक दिन में बने या 1-2 महीने में बने? इन मकानों को बनाने के लिए साल 2-2 साल बने होंगे और ये मकान इतनी आसानी से नहीं बने। लोगों ने पाई जोड़ के मकान बनाए हैं और आप एक दिन सुबह आते हैं और बुलडोजर लगाते हैं और गिरा देते हैं। लेकिन काश ये जम्मू कश्मीर आज स्टेट होता, ये जम्मू कश्मीर का अपना स्पेशल स्टेटस होता तो हम देखते कौन मकान गिराता है। गुजरात के इलाके वेजलपुर में 64 साल के जहीरुद्दीन शेख की मौत के बाद एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। जहीरुद्दीन पर गाय ज़बा करने के मुकदमे में नामजद होने के बाद पुलिस की हिरासत में उसे लिया गया था। अब उनके घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि उनकी मौत पुलिस की मारपीट और तशद्दुद की वजह से हुई है। खानदान ने साफ इनकार कर दिया है कि वो लाश कबूल नहीं करेंगे जब तक कि इंसाफ और कार्रवाई नहीं हो जाती। जहीरुद्दीन के बेटे तौफीक शेख की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि उनके वालिद को हिरासत के दौरान पुलिस ने ज्यादा मार पीटा है, दाढ़ी पकड़कर खींचा है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लातें मारी हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनसे 30,000 रुपए मांगे गए थे ताकि मजीद जुल्म से बचाया जा सके। इस वाक़े से मुतल्लिक एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो कि जहीरुद्दीन की मौत से पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो की असल सच्चाई की तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है। खानदान का यह भी कहना है कि जहीरुद्दीन को कुछ घंटों तक खाना नहीं दिया गया और उनकी तबीयत हिरासत के दौरान ही खराब होती चली गई। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जहीरुद्दीन को 16 मई को एहतियाती इकदाम के तहत हिरासत में लिया गया था और उन्हें 16 सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया जब उनकी तबीयत बिगड़ गई। 18 मई को डिस्चार्ज के बाद उन्हें वेजलपुर पुलिस स्टेशन लाया गया जहां उनसे पूछताछ की जा रही थी। पुलिस का यह भी कहना है कि इसी दौरान उनकी बीवी ने पुलिस स्टेशन में उन्हें दवाई दी थी जिसके बाद उनकी तबीयत दोबारा खराब हो गई। इसके बाद ही उन्हें एसवीपी अस्पताल समेत ही मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। पुलिस का यह भी कहना है कि जहीरुद्दीन के पहले से भी कई फौजदारी रिकॉर्ड थे और उन पर गाय ज़बा और शराबबंदी कानून से मुतल्लिक कई मुकदमा दर्ज थे, जबकि उनके खिलाफ पहले भी एहतियाती हिरासत के हुक्म जारी हो चुके थे। ભાઈ મારું કામ છે વિડીયો તો સાહેબ ઉતર છે જો અમને છેલ્લે છે ડોક્ટર સાહેબે શું કીધું પણ મારો બાપ છે સાહેબ મારે જોવું પડે વિડીયો તો ઉતર છે પપ્પા किसने मारा था तुम्हारे को और खाने की सुबह से नहीं सॉरी सर ये आप मेरा अधिकार नहीं छीन सकते नहीं पर मारो अधिकार नहीं छीन ये हवाનમાં नहीं है डॉक्टर साहबे શું કીધું કે 2 કલાક પછી पप्पा और किसने मारा था 30,000 रुपए सुबह में किसने कबूले थे सुबह में नहीं मारने के 30,000 रुपए किसने कबूले थे अक्षय ने हाँ और सुबह में दोनों आए थे मतलब हाँ से चले गए थे उन्होंने बोला कि भाई लाख रुपए दो और मारा अभी दाढ़ी पकड़े किसने मारा है अक्षय ने बराबर पेशाब की जगह पे भी लात मारी पेशाब की जगह पे लात मारी है। अच्छा और सुबह से खाना देने दिया था तुमको पीएसआई साहब के बिना नहीं पीएसआई साहब ने शाम को खाने का दिया मेरे को उसने देने दिया था क्या करा था उसने खाने का बाहर फेंक दिया खाने। और सोशल मीडिया पर तेजी से मशहूर होने वाली सैट्रिकल तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट जुमेरात के रोज ही हिंदुस्तान में बंद कर दिया गया जिसके बाद इंटरनेट पर एक नया हैंडल कॉकरोच इज बैक सामने आ गया। इस डिजिटल तहरीक के फाउंडर अभिजीत दिपके हैं जिनकी जानिब से कहा गया कि उन्हें पहले ही अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि एक दिन पहले अकाउंट को हैक करने की कोशिश भी हुई थी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत इस तहरीक की तेजी से बढ़ती मकबूलियत से परेशान थी। दिपके ने बताया कि उनका पुराना एक्स अकाउंट तकरीबन 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स तक पहुंच गया था। अकाउंट बंद होने के फौरन
तुरंत बाद उन्होंने कॉकरोच इज बैक के नाम से नया अकाउंट शुरू कर दिया, जिस पर कि सिर्फ 1 घंटे में हजारों फॉलोअर्स आ गई। उनका यह कहना है कि वो इस मामले को कानूनी तौर पर चैलेंज भी करेंगे। ये पूरी तहरीक उस वक्त सामने आई है जबकि हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया। एक समाअत के दौरान ही उन्होंने कॉकरोचेस और पैरासाइट्स जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। नौजवानों को लेकर बाद में चीफ जस्टिस ने वजाहत कर दी थी कि उनके अल्फाज को गलत तरीके से पेश किया गया। चीफ जस्टिस के बयान के अगले ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी नाम की यह ऑनलाइन तहरीक शुरू हुई और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसने मीम्स, सियासी मजाक, ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए बेरोजगारी, पेपर लीक, तालीम और नौजवानों के मसाइल उठाना शुरू कर दिए। तहरीक ने बहुत जल्दी नौजवानों के दरमियान मकबूलियत हासिल कर ली और कई सियासतदान, एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया यूजर्स भी इससे मुतासिर नजर आए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।